हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एडू नॉलेज पर। दोस्तों, मैं आज हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप किसी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा सचिवालय या बिहार पुलिस, किसी भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हिस्ट्री का यह चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो कि इस बार 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और इन 12th के एग्जाम्स देने वाले हैं, इंटर के एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए भी यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर ही हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह चैप्टर 12th क्लास के हिस्ट्री का पहला चैप्टर भी है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो आपके एग्जाम्स में काफी महत्वपूर्ण साबित होगी और आपको सफलताएं प्राप्त होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास का मतलब होता है अतीत की कहानी, मीन्स बीती हुई कहानी। आज हम इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें हम बात करेंगे अतीत के समय की, ऐसे अतीत की जिससे पहले तो लोग परिचित नहीं थे, आज परिचित हैं, लेकिन पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। लेकिन इनकी नगरीय सभ्यता और यहाँ की जो प्रणाली थी, उनके कारण जो है यह विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में 4 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक यह भी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। साथ ही साथ भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें सबसे पहले आज हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे प्रमुख स्थलों के बारे में। यह चैप्टर आपको 2 पार्ट में मिलेगा। इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। एक पार्ट में अभी आपको प्रमुख स्थल और इनका विस्तृत रूप, विस्तार तथा कुछ प्रमुख बातें बताऊंगा। साथ ही साथ अगले विषय में, अगले पार्ट में और भी उसको डिटेल में समझाया जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट का पहला पॉइंट, और इसमें मुख्य रूप से हम उन स्थलों को जानेंगे जो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुए हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे विषयों को और ऐसे प्रमुख स्थलों को लेकर हम चले हैं। इस बार आपको सबसे पहले हम मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारे स्थलों को याद करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं कि वह किस राज्य में या किस देश में है। तो आज मैं आपको सारे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बताऊंगा और मानचित्र पर बताऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और आप कभी भी नहीं भूलें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही क्यों जाना जाता है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता रही है और इनकी नगरीय सभ्यता के कारण यह विश्व प्रसिद्ध रहा है। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं और ब्रिटिश काल से पूर्व की बात करते हैं, तो हमारे भारत में जो है ब्रिटिश काल के दौरान और उससे पहले यह माना जा रहा था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वह वैदिक सभ्यता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हमें पता चला, ब्रिटिश काल के दौरान खुदाई के दौरान में कुछ अवशेष प्राप्त हुए, और उनके दौरान जब खुदाई शुरू हो गई, खोज जारी हो गई, तो हमें कई नए स्थल प्राप्त हुए, कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। तो हमें एक नई सभ्यता के बारे में पता चला, जो पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी और काफी प्रसिद्ध सभ्यता थी। तो चूंकि जब शुरुआत के दौर में जो भी स्थल हमें प्राप्त हुए, वह सिंधु नदी के आसपास ही प्राप्त हुए, और उस समय जो भी सभ्यता हमें जिस नदी के पास प्राप्त होती थी, उस नदी के नाम पर ही उसका नामकरण कर दिया जाता था। तो इसलिए सिंधु के आसपास सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में पता चला, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया।
लेकिन बाद में और भी कई सारे नदियों जैसे सरस्वती नदी या और भी अन्य नदियों के किनारे जो है और सारे कुछ प्रमुख स्थल प्राप्त हुए इस सभ्यता के, तो इसलिए बाद में इसका नाम सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी रखा गया। लेकिन कई सारे विद्वानों में विवाद रहा और इनके नामकरण को लेकर काफी असमंजस में रहे, तो इसलिए इनका एक पूर्ण और बेहतरीन नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। और यह काफी महत्वपूर्ण है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही यह बाद में ज्यादा प्रचलित है। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि उस समय प्रचलन में थी कि जो सभ्यता पे अगर कोई विवाद हो तो उस सभ्यता का पता सर्वप्रथम जिस स्थान पे चले उस स्थान के नाम पर रखा जाएगा। तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता का पहली खुदाई के दौरान जो हड़प्पा प्राप्त हुआ, हड़प्पा नामक जगह से प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो अब इसके उपलक्ष्य में जो भी चीजें हैं, जो भी स्थान हैं, हम उन स्थान के बारे में जानेंगे, हम उस स्थलों के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि यह सभ्यता जो विस्तृत था वो कहाँ कहाँ था, किन देशों में था। तो मुख्य रूप से यह 3 देशों में विस्तृत था, जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यह 3 देश मुख्य रूप से है। भारत के उत्तर पश्चिमी छोर पर लगभग यहाँ पर 1000 स्थलों को खोजा जा चुका है। पाकिस्तान में लगभग 500 स्थलों को खोजा जा चुका है और अफगान के पूर्वी क्षेत्र में 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। यानी लगभग 1500 स्थल हमें प्राप्त हो चुके हैं हड़प्पा सभ्यता का, और अभी भी वर्तमान में खोज जारी है, नए नए स्थलों का पता चल रहा है। लेकिन इतने स्थलों को अगर हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो ना ही हमें याद हो सकती है और ना ही दिमाग में रहेगी। तो इसलिए इतने स्थलों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण स्थल है हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है और हमें याद करना है, जो कि एग्जाम में काम आए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में 2 ही महत्वपूर्ण स्थान हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें से पहला है सोर्तुगोई। सोर्तुगोई यह हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ एक और भी स्थल में प्राप्त हुआ है जिसका नाम है मुंडी काब। ये दोस्तों हमें याद रखना है कि अफगानिस्तान से 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, सोर्तुगोई और मुंडी काब। ये 2 स्थल में प्राप्त हुए हैं अफगानिस्तान से। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जिनके बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं हमारा भारत का जो पंजाब है, यह उस समय पूर्वी पंजाब, और चूंकि पाकिस्तान उस समय भारत में ही था, यह अंग्रेजों के काल में खोजा गया था और भारत के अंदर ही पाकिस्तान भी आता था उस समय। तो यह हमारा जो पंजाब है यह पूर्वी पंजाब, और एक पाकिस्तान में पंजाब है जिसे कि पश्चिमी पंजाब के नाम से जाना जाता है। इसे हम पश्चिमी पंजाब के नाम से जानते हैं। और इस पश्चिमी पंजाब में एक स्थल प्राप्त हुआ है जिसका नाम है हड़प्पा। यानी इस सभ्यता का जो नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है वह इसी स्थल हड़प्पा के नाम पर, और सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में इसी को खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। और यह कहां पर है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं तो एक और प्रांत की हम बात करेंगे, और यह प्रांत है सिंध प्रांत। यह प्रांत है सिंध, यह सिंध प्रांत है। और सिंध प्रांत में मुख्य रूप से 3 स्थल के बारे में हम जानेंगे, जिसमें से पहला है जो कि सिंधु नदी के दाएं तट पर है और यह काफी प्रसिद्ध रहा है, यह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के दाएं तट पर है, और यह जो हड़प्पा जगह है, यह हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। दोस्तों यह याद रखना अनिवार्य है
कि हड़प्पा कहाँ पे है, तो रावी नदी के तट पर है। यहाँ सिंधु नदी नहीं लगाना है, ठीक, क्योंकि सिंधु नदी जो है वो गलत हो जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट सिंधु नदी, सिंधु घाटी के नाम पर सिंधु नदी ही याद रखते हैं, लेकिन हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर है। और सिंधु नदी के अगर हम बाएं तट की बात करें तो यहाँ पे दो स्थल है, एक है कोट दीजी, जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है कोट दीजी, और दूसरा है चेनहुद्रो, यानी सिंध प्रांत की हम बात करेंगे तो तीन स्थल महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चेनहुद्रो। यह तीन स्थल जो है हमें प्राप्त हुआ है पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। आगे हम बात करते हैं एक और प्रांत की, बलूचिस्तान की। अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे सबसे पश्चिमी छोर की अगर हम बात करेंगे, यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी क्षेत्र भी थी। इसे हम सुतका गेंडोर के नाम से जानते हैं। इसका नाम है क्या, तो सुतका गेंडोर। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण है बालाकोट, और एक है डाबरकोट। यानी बलूचिस्तान से भी तीन स्थल प्रमुख रूप से हैं, सुतका गेंडोर, डाबरकोट और बालाकोट। यह तीन महत्वपूर्ण स्थल जो है बलूचिस्तान से हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने अफगानिस्तान के बारे में जाना, सोर्तुगोई और मोंडीकाक। पाकिस्तान के बारे में जाना, हड़प्पा पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चेनहुद्रो सिंध प्रांत में, डाबरकोट, सुतका गेंडोर और बालाकोट यह बलूचिस्तान प्रांत में। तो अब हम आते हैं भारत की ओर, और भारत में कौन कौन से राज्य महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जम्मू कश्मीर की। सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो है मांडा। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है मांडा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोई स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। यह बस मैंने आपको समझाने के लिए राज्य बनाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हड़प्पा सभ्यता के कोई भी स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। अब हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में एक महत्वपूर्ण स्थल जो हमें प्राप्त हुआ है वो है रोपड़। पंजाब में हमें प्राप्त हुआ है रोपड़। राजस्थान में हमें प्राप्त हुआ है कालीबंगा। यह सब कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। पंजाब में प्राप्त हुआ है रोपड़ और राजस्थान में कालीबंगा। फिर हम बात करते हैं हरियाणा की। मैं यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूं। हरियाणा में जो प्रमुख रूप से कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। उनमें से पहला है बनावली, दूसरा है राखीगढ़ी और तीसरा है भगवानपुरा। यह तीन स्थल हमें हरियाणा से प्राप्त हुआ है। हरियाणा के बाद हम उत्तर प्रदेश यूपी की बात करेंगे। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं वो है आलमगीरपुर। यूपी से प्राप्त महत्वपूर्ण स्थल जो है वह आलमगीरपुर है। और एक और जगह है शंगोली। यूपी से दो महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं, आलमगीरपुर और शंगोली। आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो प्राप्त हुआ है वो है दैमाबाद। और अब हम बात करते हैं गुजरात की। दोस्तों याद रखना है हमें कि भारत का गुजरात राज्य ऐसा राज्य है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। यानी अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो सबसे अधिक हड़प्पाई स्थल हमें जो प्राप्त हुआ है वो
हमें गुजरात राज्य से ही प्राप्त हुआ है। तो कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, स्थल प्राप्त हुए हैं? इसमें महत्वपूर्ण जो है वो है लोथल, धोलावीरा। इसमें धोलावीरा के बारे में दोस्तों जानना अनिवार्य है कुछ, कि धोलावीरा में विशाल जलाशय के अवशेष में प्राप्त हुए हैं और बनावली में मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा में जुते हुए खेत और काली चूड़ियां प्राप्त हुए हैं। ये सब हम अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि कहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो आगे गुजरात में जो और स्थल है वो है सुरकोटदा और रंगपुर। यह 4 महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता में गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी और सारे स्थल प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो है हम उनको याद कर रहे हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो हमें याद रखना है कि भारत से पंजाब में रोपर प्राप्त हुआ है, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा की हम बात करेंगे तो बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, संगोली, महाराष्ट्र में दैमाबाद और गुजरात में सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं और जिसमें प्रमुख है लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा और रंगपुर। यह सब वैसे हड़प्पाई स्थल हैं जो कि खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण रूप से पाए गए हैं और कई सारे साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इन्हें हमें याद करना जो है जरूरी है ताकि हम एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकें, और उम्मीद है कि आप लोगों को यह मैप के आधार पर जो है आसानी से याद हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इनका जो विस्तार था वो 3 देशों में था। यह तो हमने जाना विस्तृत रूप था इनका, और इनकी जो पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी या पश्चिमी जो भी बिंदु थी वह कौन कौन सी थी, यानी इनकी चौहद्दी कहां से कहां तक की थी, हम वो जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल प्राप्त हुए हैं तो वह किस शेप में, किस आकृति में क्या प्राप्त हुए वो हम जानेंगे अब। इसमें सबसे उत्तर में अगर हम बात करेंगे उत्तरी बिंदु तो यह है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है और यह चिनाब नदी के किनारे है। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। यह सब एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि हमें याद रखना है। हम दक्षिण की अगर बात करेंगे तो दक्षिण में है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है और यह गोदावरी नदी के तट पर है। दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। आलमगीरपुर जो कि यूपी में है और यह हिंडन नदी के किनारे पर है। और अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो जो हमने देखा बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, यह पश्चिमी बिंदु है। सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है और यह दास्क नदी के किनारे पर है। यह किस नदी के किनारे पर है? तो दास नदी के किनारे पर है। उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे पर, दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर, आलमगीरपुर पूर्व में हिंडन नदी के किनारे पर और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो कि आपका दास नदी के किनारे पर है। और इनकी जो आकृति थी वह इस प्रकार से थी। यानी त्रिभुजाकार आकृति। अगर पूछा जाए सवाल में कि हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है वह किस प्रकार की थी, तो वह त्रिभुजाकार की थी। और इसमें महत्वपूर्ण रूप से यह बिंदु तो आप अवश्य याद कर लीजिएगा, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतका गेंडोर और जिस नदी के किनारे है ये आप याद कर लीजिएगा।
साथ ही साथ जो भी स्थल मैंने आपको बताया यह एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिएगा, जो जिसके माध्यम से आप एग्जाम में ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, कब हुई, इनके कालखंड क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, यह मैं बताने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कुछ और खास बातों को। सबसे पहले हमने तो जान ही लिया सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो इसके बारे में हम जान चुके हैं कि सिंधु नदी के किनारे पड़ने की खोज की जाने लगी थी और सर्वप्रथम सिंधु घाटी के आसपास ही स्थल प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। और बाद में फिर जब इसमें विवाद हुआ, चूंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा नाम दिया गया। तो अब हम जानते हैं कि आखिर इसकी खोज सर्वप्रथम कब और कैसे शुरू हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में की गई थी। 1826 में चार्ल्स मैसन सिंधु नदी घाटी क्षेत्र साइड आए हुए थे और इधर अपना कुछ वो रिसर्च वगैरह खोज कर रहे थे, और उन्होंने एक अनुमान लगाया था यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता है और नगरीय सभ्यता है, लेकिन इसमें कुछ स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था, ज्यादा इसमें खोज नहीं हो पाई थी। आगे हम बढ़ते हैं तो दो नाम आता है जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन की। ये जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन दो भाई थे, जो कि जब ब्रिटिश काल में रेल की पटरी बिछाने का काम चल रहा था, उस समय ईंटों की आवश्यकता होने के कारण जो है, जब आसपास के क्षेत्रों से ईंटें लाए गए तो उन्हें पता चला कि नीचे कुछ मकाने बनी हुई है, कुछ घर आवास हैं, और इन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। तो इस समय भी खोज की जाने लगी थी, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम जी के समय में यहाँ पे खोज की जाने लगी थी, लेकिन कुछ ज्यादा स्पष्ट बातें नहीं हो पाई थी। इस समय कनिंघम साहब भ्रम में भी थे कि यह सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता का ही अंश है, क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को मानी जाती थी। लेकिन वैदिक सभ्यता के बाद जब फिर पता चला कि उससे पहले भी कोई सभ्यता थी, तो उसके खोज के बाद हमने जाना कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि विश्व में भी 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और विश्व में भी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से मानी जाती है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जब इसकी खोज कर रहे थे तो इनमें कुछ भ्रम था कि ये वैदिक काल के आर्यों के द्वारा ही बनाए गए कुछ अवशेष होंगे, और उस समय जो भी लिपि प्राप्त हुई वो पढ़ नहीं पाए गए, जिसके कारण कि इन्होंने ज्यादा अनुमान नहीं लगा पाए और ज्यादा रिसर्च या खोज इसमें नहीं की गई, और यह काम यहीं पे रोक दिया गया। बाद में पुनः जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में यह काम खुदाई का शुरू किया गया, और सर्वप्रथम दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की पहले स्थल की अगर बात करें हड़प्पा की खोज करने वाले व्यक्ति, तो वो भारतीय व्यक्ति दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद पुनः आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा और जॉन मार्शल के नेतृत्व में। उस समय जॉन मार्शल एक ब्रिटिश अधिकारी थे, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। तो इनके नेतृत्व में ही ये दोनों व्यक्ति काम कर रहे थे, और दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई और राखल दास बनर्जी के द्वारा जो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। आगे हम बात करते हैं इसके काल की, समय की। अगर हम समय की बात करें तो जॉन मार्शल साहब ने इनका समय निर्धारित किया था 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच।
जॉन मार्शल साहब ने हड़प्पा सभ्यता का जो काल बताया वो बताया 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच का। लेकिन बाद में कार्बन 14 पद्धति आने के बाद जब पता लगाया गया तो वह काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का हुआ। और इसी के सपोर्ट में डीपी अग्रवाल साहब भी आए थे, जो कि भारतीय इतिहासकार थे। इन्होंने भी अपना मत दिया 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। आगे हम बात करते हैं एक और तथ्य की एनसीईआरटी के अनुसार, क्योंकि इसके काल में कुछ विवाद रहा है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, तो हमें मुख्य रूप से 3 लोगों का ही पढ़ना है। एक तो मार्शल का पढ़ना है, फिर कार्बन 14 का पढ़ना है और एक एनसीईआरटी का पढ़ना है। एनसीईआरटी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया। एक विकसित हड़प्पा, जिसे परिपक्व हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, दूसरा आरंभिक हड़प्पा और तीसरा प्रवर्ती हड़प्पा। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच के काल को विकसित हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा का नाम दिया गया। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच के समय को एनसीईआरटी के द्वारा क्या माना गया, तो विकसित हड़प्पा या फिर परिपक्व हड़प्पा का नाम दिया गया, जहां पे यह अपने विकास के चरमोत्कर्ष पे थे, काफी विकास हो रहा था। और 2600 ईसा पूर्व से पहले का जो समय है उसे आरंभिक हड़प्पा माना गया और 1900 ईसा पूर्व के बाद का परवर्ती हड़प्पा माना गया, यानी वहां से जो है हड़प्पा का पतन होना शुरू हो गया था। हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ और कैसे आगे के अवशेष से हम देख पाते हैं। तो विकसित हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच और आरंभिक हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से पहले का, परवर्ती हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व के बाद का। आगे हम आते हैं निर्माता के बारे में, ताकि हड़प्पा सभ्यता की नींव किसने रखी, यहाँ पे कौन से लोग रहते थे। अगर उनकी हम बात करें तो इसमें भी 2 मत आते हैं, इसमें भी काफी विवाद रहा है। कई सारे इतिहासकार अपने अलग अलग मत देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 2 मत को देखा गया है। एक मत के अनुसार, विदेशी मत के अनुसार, जिसमें मार्शल व्हीलर साहब थे, उनके अनुसार यह सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा ही स्थापना की गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। यानी विदेशी मत के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे उनके द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया गया था। लेकिन कई सारे विवादों के कारण यह मत को पूर्ण रूप से नहीं माना गया, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के जो स्थान है, जो इनका रखरखाव है या फिर जो रहने की जीवन पद्धति है, वह बिल्कुल ही अलग है। तो आगे आता है एक और मत, स्थानीय मत, जिसमें आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी साहब ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस मत में। इन्होंने कहा कि नहीं, इनका सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ वह द्रविड़ के द्वारा हुआ है। इनका जो सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की गई, जो निर्माता है वो कौन है, तो द्रविड़ है। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें आर्यों के द्वारा भी बताया गया कि आर्यों के द्वारा स्थापना की गई, आर्य उसके निर्माता थे, लेकिन इनको पूरी तरह से जो है सहमति नहीं दी गई है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे 2 मत आते हैं, विदेशी मत के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा और स्थानीय मत के अनुसार द्रविड़ लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की गई थी, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया गया था। आगे हम बात करते हैं विशेषता की, सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्यों पढ़ते हैं, यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी क्या क्या खास बातें हैं। तो इनकी अगर हम प्रमुख विशेषता की बात करेंगे तो सबसे पहली विशेषता जो है वो है नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता अपने नगरीय सभ्यता के लिए ही विश्व प्रसिद्ध रहा है। इनकी जो नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी, यह काफी प्रसिद्ध थी। यहाँ पे सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, ग्रिड पद्धति में घर बने हुए थे, साफ सुथरी थी, कई सारे साधन थे। आगे हम अगले वीडियो में हम जानेंगे अच्छे से नगरीय सभ्यता में क्या क्या खास बात थी। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाने का सोचा हुआ है और अगले वीडियो में उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो यहाँ की एक खास विशेषता क्या थी, वो नगरीय सभ्यता थी। दूसरा विशेषता क्या है, तो आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक हम कहते कैसे हैं, तो इतिहास के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं उसे हम ऐतिहासिक बोलते हैं। लेकिन इतिहास के बारे में जानकारी हमें 2 स्रोतों से पता चलता है, एक तो खुदाई के दौरान और दूसरा अभिलेख या लिपि को पढ़ने के बाद जो हमें जानकारी मिलती है। तो
यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारे पास खुदाई के दौरान या जो रिसर्च खोज के बाद जो पता चला, उनके द्वारा जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, बस वही जानकारी हमारे पास है। और जो लिपि में प्राप्त हुई है उसे आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है, कोई पढ़ नहीं सका है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। लेकिन हमें खुदाई के दौरान जो भी वहां से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं या जो स्थल प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा हमने जानकारी इकट्ठा की और उसके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक माना गया। अगली विशेषता है कांस्य युगीन। इसकी जो मुख्य विशेषता है वह क्या है? कांस्य युगीन। सवाल पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ऑप्शन में अगर कांस्य युगीन आता है तो आप कांस्य युगीन सभ्यता को ले सकते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता हम कहते क्यों है? क्योंकि इस सभ्यता में कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया गया था और यहाँ के लोग कांस्य का निर्माण करते थे। किसके माध्यम से? तो तांबा और टीन, तांबा और टीन को मिला के कांसा बनाया जाता था और कांस के ही धातु का यहाँ पे मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। आगे बात करते हैं कि यह सभ्यता पूर्ण रूप से शांति प्रिय सभ्यता थी। यहाँ पर किसी भी स्थल पर युद्ध के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, हथियार नहीं प्राप्त हुए हैं घरों से, इसलिए माना जाता है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे और इसलिए इसे शांति प्रिय सभ्यता भी माना गया है। अगला विशेषता है व्यापार प्रधान। यहाँ का जो मुख्य कार्य हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का, वह व्यापार पर आधारित था, इसलिए हम इसे व्यापार प्रधान भी मानते हैं। कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? तो वो व्यापार प्रधान थी, यानी व्यापार यहाँ पे ज्यादा मात्रा में होती थी और व्यापार सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं, अपने क्षेत्र से बाहर भी हुआ करता था। जैसे सुमेरियन सभ्यता से, मेसोपोटामिया से, अफगानिस्तान से, यहाँ सबसे भी हमें व्यापार करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। आगे है विस्तृत सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, यह विस्तृत सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। विस्तृत सभ्यता रही है ये, क्योंकि इनके क्षेत्र कितने बड़े हैं वो तो हम देख ही चुके हैं कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों तक भी था और यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था, विस्तार था, वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा क्षेत्र रहा होगा हड़प्पा सभ्यता का। तो यह कुछ हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको याद करना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आए। और इसके ऊपर यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं खासकर नगरीय सभ्यता के बारे में बताऊंगा, खास बातें, और कौन से स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए, कौन खोज करता है, और भी कई सारी चीज मैं उस वीडियो में लेकर आऊंगा। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का 2 वीडियो बनने वाला है। एक वीडियो यह है जो आपको पसंद आएगा और दूसरा वीडियो आपका जल्द ही आ जाएगा, जिसमें कि और विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा, चूंकि यह मेरा एक पहला वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मैं बताइएगा कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा, ताकि मेरे अगले आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप घर बैठे ही अच्छी तैयारी कर सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।